मेरे दामाद ने अपना सब कुछ मेरी बेटी के नाम कर दिया था। वो मेरी बेटी की मोहब्बत में दीवाना था, लेकिन मेरी बेटी रोज़ मुझे फ़ोन करके कहती कि माँ मुझे मेरे शौहर से तलाक चाहिए, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। एक दिन मैंने सोचा खुद ही जाकर देखना चाहिए, आखिर मेरी बेटी इतने अच्छे लड़के के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। और जब मैं अचानक बेटी के घर पहुंची तो मेरी चीख निकल गई थी। मेरा दामाद मेरी बेटी के साथ, मेरे दामाद अली ने अपनी सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरी बेटी महाम के नाम कर दी थी। वो मेरी बेटी से इतना प्यार करता था कि उसकी इजाजत के बगैर कोई काम ना करता। हर वक्त नौकरों की तरह मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता, मगर मेरी बेटी उसके साथ खुश नहीं थी। वो रोज मुझे फोन करके कहती, माँ मुझे अपने शौहर से तलाक चाहिए, मुझे ये पैसा गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे शौहर से तलाक ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। खुदा के लिए मेरी तलाक करवा दो। एक रोज रात के 2 बजे मेरे दामाद ने मुझे बुला लिया। मैं वहां गई तो अपनी बेटी का हाल देखकर मेरा दिल कांप उठा था, क्योंकि मैंने अपनी अकलौती बेटी माहम के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत ही मुश्किलों भरा साबित हुआ था। इस भरी दुनिया में मेरी बेटी माहम के अलावा मेरा कोई भी ना था। शौहर के मरते ही सब रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। तब से मैंने अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वो 22 साल की हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, एक दूसरे को देख देख कर जीते हैं। मेरी बेटी को खुदा ने खूबसूरती दिल खोल कर दी है। आवाज ऐसी मीठी है कि कोई एक बार सुन ले तो दोबारा सुनने की ख्वाहिश जरूर रखेगा। अपने कॉलेज में मेरी बेटी स्टेज पर कई बार अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी है। सुनने वाला उसकी आवाज में मदहोश हो जाता है। हम अपनी गरीबी में ही खुश थे। मैं एक फैक्ट्री में काम करती थी और इतना पैसा आ जाता है कि हम दोनों माँ बेटी आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में अली नाम का लड़का आया, जिसने हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। वो मेरी बेटी की सुरीली आवाज पर मर मिठा था और हमारे घर का पता तलाश करता हुआ हमारे घर तक आ पहुंचा था और उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा। मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। हम जैसे गरीब लोगों से वो रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता था। अली कहने लगा कि माहम की आवाज ने मुझे अपने जादू में जगड़ लिया है। मैं शादी करना चाहता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ और जिंदगी भर इसकी मीठी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अजीब दुराय पर आकर खड़ी हो गई थी। दिल कर रहा था कि माहम की शादी अली के साथ कर दूं। मेरी बेटी रानी बनकर पूरी जिंदगी ऐश करेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अली की एक ऐसी कमी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। अली दोनों आंखों से अंधा था। एक अंधे इंसान के साथ मैं अपनी इतनी खूबसूरत बेटी की शादी कैसे कर सकती थी। हालांकि अली ने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन अपने सारे काम मैं खुद से करता हूँ। माहम को मेरे साथ कोई मसला नहीं होगा। और फिर अली की जायदाद और उसका ऐशो आराम देखते हुए मैंने दिल पर पत्थर रख लिया और माहम की शादी अली के साथ तय कर दी। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी को देख देख कर हैरान हो रहे थे। इसकी शादी का लहंगा, जिसकी कीमत सुनकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे और उसके जेवरात को देखकर दंग हो रहे थे। जबकि ये सच कोई नहीं जानता था। ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से ही हुई है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से तय की थी। मेरा दामाद अमीर तो बहुत था, मगर वो खूबसूरत बिल्कुल नहीं था। जबकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी। बस 22 साल की अभी हुई थी। सब लोग हैरान थे कि मैं अपनी इतनी खूबसूरत चांद जैसी बेटी ऐसे मामूली शक्लो सूरत मर्द को क्यों दे रही थी। मेरी बेटी रुखसत हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकूंगी। शादी के दूसरे दिन मैं अपनी बेटी से मिलने पहुंची तो मुझे एक झटका सा लगा था, क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद घर पर नहीं थे। वहां मौजूद नौकरों ने मुझे बताया कि मालकिन और मालिक घूमने फिरने गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वो शादी के अगले दिन ही घूमने के लिए निकल गए थे। मैं मायूसी से घर लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल करने लगी। मेरी बेटी ने कॉल बहुत देर बाद उठाई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। मैंने महाम से उसका हाल चाल पूछा तो मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत ही उदास है, क्योंकि वो बात ही ऐसे कर रही थी। मैंने माहम से भी वही बात पूछी कि तुम लोग शादी के दूसरे दिन ही कहाँ चले गए हो। अरे शादी के अगले दिन भी कुछ रस्में होती हैं जिन्हें निभाया जाता है, लेकिन तुम तो अगले दिन ही घूमने के लिए चले गए हो। मेरी बात सुनकर माहम ने उखड़े हुए लफ्जों में मुझे जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपने शौहर के कहने पर चली गई थी। मेरा शौहर चाहता था कि हम पहले घूमे फिरे और बाद में वापस आकर लोगों से मिलना जुलना करें। ये सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं अपनी बेटी की हल्की सी आवाज और उदास लफ्जों से परेशान हो रही थी। हालांकि
इससे पहले तो वो जब भी बात करती थी तो हंसकर बात करती थी, लेकिन अब तो उसका अंदाज ही बदला हुआ था। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से तय की थी। हालांकि शादी में मेरी बेटी की भी रजामंदी थी। मेरी बेटी भी इस शादी से बहुत राजी थी, क्योंकि जिस तरह महाम ने तरस तरस कर जिंदगी गुजारी थी, और जब इसे इतने पैसे वाले आदमी ने शादी के लिए प्रपोज किया तो वो भी खुश हो गई थी। लेकिन अब वो खुश बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मैंने महाम से सवाल किया कि तुम ऐसी उदास उदास सी क्यों लग रही हो? हालांकि लड़कियां तो ऐसे मौके पर खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर महाम ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे घबराहट में डाल गया था। मेरे हाथ में फोन था और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अपनी बात कहकर महाम ने ना जाने कब फोन काट दिया था और मैं फोन हाथ में लिए वैसी की वैसी बैठी रह गई थी। मैं परेशान होकर सोच रही थी और महाम की कही हुई बात को यही सोच रही थी, क्योंकि महाम ने कहा था कि मेरा शौहर अंधा है और मैं इस बात पर बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि वो अंधा है। माँ, आपने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले आपने मुझे ये तो बता दिया कि अली बहुत पैसे वाला है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि अली दोनों आंखों से अंधा है। मैं कैसे अंधे आदमी के साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ? आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहकर महाम ने फोन काट दिया था। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने महाम से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अमीर और अपनी करोड़ की जायदाद का अकलौता मालिक था। उसने वादा किया था कि अगर मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दूं तो वो सारी जायदाद मेरी बेटी महाम के नाम कर देगा, और वादे के मुताबिक उसने अपनी सारी जायदाद मेरी बेटी के नाम कर भी दी थी। मैं परेशान से अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। एक हफ्ते के बाद वो लोग लौट आए थे। मैं अगले दिन मिलने गई तो अली बहुत ही गर्म जोशी से मुझे मिला था, जबकि महाम चुप चुप सी लग रही थी। मैं महाम को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा इंसान है, इसमें सिर्फ एक कमी है, तुम इसे नजरअंदाज कर दो। वो अमीर लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरेगी। वो हमेशा से मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अभी कुछ नहीं कहा था और खामोशी से बैठी रही। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। अली हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लुटा रहा था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती थी, वही मेरी बेटी और भी ज्यादा उदासी से गिरती जा रही थी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी बेटी ने मुझसे मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, और अब वो घर भी मुझसे मिलने नहीं आती थी, पर कभी आती तो फौरन ही चली जाती थी। मैं उसको कहती कि मेरे पास कुछ दिन के लिए रुक जाओ तो वो कहती कि मेरे शौहर को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अब अपने दामाद पर गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था। एक दिन मैं अचानक ही महाम के घर पहुंच गई। अली भी मौजूद था। मैंने बातों बातों में अली को भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी कि वो मुझे अकेली औरत के पास मेरी बेटी को क्यों नहीं आने देता। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी मेरी बेटी को किसी बात से मना नहीं करेगा। मेरे शिकायत करने पर अली चौंक गया था और मेरी बेटी महाम एकदम से बुखला गई थी। अली ने मुझे यकीन दिलाया कि मैंने कभी भी महाम को आपसे मिलने के लिए नहीं रोका है। वो यही बात महाम के सामने ही कर रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वाकई मेरा दामाद महाम को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी जो सर झुकाए बैठी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि महाम ने मुझसे आखिर झूठ क्यों बोला था। मैंने अकेले में महाम से यही सवाल किया तो वो पहले तो चुप रही। जब मैंने जिद की तो वो मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मुझे और भी बहुत काम है और मैं हर वक्त मायके में जाकर क्या करूंगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे जान छुड़ा रही है। मैं महाम से अब नाराज होने लगी और बोली कि अब जब तुम्हारे पास पैसा आ गया है तो तुम बदल गई हो, अपनी माँ को भूलने लगी हो, अब तुम्हें अपनी माँ का छोटा सा घर अच्छा नहीं लगता। महाम की सोच पर मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और इस दुख से मैं अपने घर वापस लौट आई थी और सोच लिया था कि अब महाम से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं महाम से मिलने नहीं जाऊंगी तो महाम मुझसे खुद ही मिलने आएगी, मगर कुछ दिन गुजर गए और महाम मुझसे मिलने नहीं आई थी। मैं इंतजार करती रही कि महाम जरूर आएगी, लेकिन महाम नहीं आई। पूरे 2 महीने गुजर गए थे। थक हार कर मुझे ही महाम से मिलने जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरी अकलौती बेटी थी और मेरे बुढ़ापे का अकलौता सहारा थी। ऐसा करते करते महाम की शादी को 7 महीने गुजर गए और उस वक्त मैं उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देख चुकी थी। उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वो खुश होती और कभी बहुत उदास और चुपचाप सी रहती। मैं अपनी बेटी के रवैये से परेशान हो रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझसे नाराज होने लगा और बोला कि मैंने अपना सब कुछ आपकी बेटी के नाम कर दिया है, नौकरों की तरह आपकी बेटी के आगे पीछे घूमता हूँ, इसकी हर बात मानता हूँ। पता नहीं फिर भी आपकी बेटी खुश क्यों नहीं है। अली की बात सुनकर मैं
भी हैरान हो रही थी कि आखिर माहम को परेशानी क्या है। मैं जब माहम से पूछती तो वो भी मुझे कुछ ना बताती और ना ही अब कोई मुझसे गिला शिकवा करती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ उनके घर जाकर कुछ दिन रह लूं और जायजा लूं कि आखिर गलती किसकी है, मेरी बेटी की या फिर मेरे दामाद की। जब मैंने इस बात की इजाजत अली से ली तो अली ने खुशी खुशी मुझे इजाजत दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर हैरान हो गई थी और कोशिश करने लगी कि मैं इसके घर रहने ना आऊं। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं जिद पर आ गई थी कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ जरूर रहूंगी। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वो दोनों दिखने में बिल्कुल ठीक थे। मुझे वहां दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बातें करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बेटी और अली बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां से लौट आई। मगर कुछ ही देर बाद अली घर आया तो मैं हैरान रह गई और उसे नरमी से समझाने लगी कि इसके पास जब उसकी आंखें नहीं हैं तो क्यों इस तरह बाहर आते जाते हो। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया वो सुनकर हैरान रह गई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह से काम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूँ। वो बोला कि चाहे मैं अंधा हूँ मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ, रोजाना काम पर जाता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी कि मैंने खुद अपनी बेटी को किसी मर्द से बातें करते सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो चुप रही, लेकिन जब मौका मिला तो अकेले में माहम से पूछा कि वो अपने कमरे में किससे बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर माहम ने मुझे देखा और बोली कि मैं तो अपने कमरे में अकेली थी और फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। उसकी बात पर मैं खामोश हो गई, मगर ये सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मेरी बेटी अकेले होती तो मुझे अक्सर वो किसी न किसी से बातें करती सुनाई देती थी। वो अक्सर अपने कमरे का दरवाजा बंद रखती थी, इसलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर मैंने जब गौर किया मुझे हर बार उसके साथ किसी मर्द की आवाज भी सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की, मगर वो यही कहती कि वो किसी से बात नहीं करती। वो मेरी बात पर साफ इंकार कर देती थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि आखिर सच क्या है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं ही पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपनी बेटी की जासूसी की, हर वक्त उसका पीछा करने लगी, मगर मुझे कोई भी सबूत नहीं मिला और मैं थक हार कर अपने घर आ गई। अब सारी जिंदगी तो अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकती थी। लगभग 2 महीने बाद माहम ने मुझे फोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया था कि मेरे होश उड़ गए। माहम रो रही थी और मुझसे बोली, अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने शौहर के साथ अब और नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। वो बहुत ज्यादा उदास थी। मेरे समझाने पर एकदम से गुस्से से चीख उठी और बोली कि मैं अब मजीद इस अंधे के साथ नहीं रह सकती। मैं अब धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही हूँ। मैं उसके साथ अब और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के लफ्जों पर हैरान रह गई थी। मैं घबराई हुई थी। मैं माहम के घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। माहम रो रही थी और एक लड़का उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। गोरा सा चेहरा, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी काली चमकदार आंखें। वो बिल्कुल माहम के करीब खड़ा था। माहम उसे अपने आप से अलग कर रही थी। मैंने एक झटके से उस लड़के को माहम से दूर हटाया था। मैंने कहा, दूर हटो मेरी बेटी से, तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। माहम जल्दी से मुझसे लिपट कर रोने लगी थी, जबकि वो लड़का अपनी नजरें झुकाए खड़ा हुआ था। मैंने कहा, आखिर तुम कौन हो और मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हो। तब माहम ने रोते हुए बताया, मम्मी ये कोई और नहीं बल्कि आपका दामाद अली ही है। ये धोखेबाज इंसान है, मैं इसके साथ अब और नहीं रह सकती। ये सुनकर मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था। मैंने अली की तरफ देखा। ये वो अली तो बिल्कुल नहीं था जिससे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। वो अली तो सांवली रंगत का था और आंखों से अंधा था। अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए रखता था, सर पर भी एक अजीब तरह की टोपी पहना रखता था। जबकि मेरे सामने जो लड़का खड़ा था वो तो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक था। उसके पास उसकी आंखों की रोशनी भी थी और मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं हैरान से अपने दिमाग के पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी अचानक से वापस कैसे आ गई और ये सब कब हुआ। मेरे सवाल पर माहम ने नफरत भरी नजरों से अपने शौहर को देखा और अटल अंदाज में बोली कि मुझे इससे हर हाल में तलाक चाहिए। मैं अली के सामने अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर एकदम से बुखला गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मैं खामोशी से माहम को देखने लगी और फिर मैंने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम तलाक लेने की बात कर रही हो। फिर मैंने अपने दामाद से भी माफी मांगी और उससे कहने लगी कि मेरी बेटी की बातों पर ध्यान मत देना, मगर माहम बार बार तलाक के लिए कह रही थी। मैंने गुस्से से माहम को देखा और मैंने सख्ती से उसे चुप करवाया तो वो रो पड़ी और चीख चीख कर अपने शौहर को धोखेबाज, मकार और न जाने क्या क्या बोलने लगी। मुझे उसके लफ्जों से ज्यादा अली की खामोशी परेशान कर रही थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के ऐसे लफ्जों पर भी कुछ नहीं बोला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि माहम के साथ कुछ तो गलत हुआ
हुआ है। जो वह ऐसे तड़प तड़प कर रो रही थी और तलाक की बात कर रही थी, मैंने माहम से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो गुस्से से फट पड़ी और पहले दिन से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना डाली। उसके खुलासे ने मुझे जी जान से हिला कर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो उसने सर झुका दिया। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मैं रुखसत होकर जब आई तो ये आलीशान महल जैसा घर रोशनी और फूलों से पूरा सजा हुआ था और मैं अपने वेलकम पर बहुत खुश थी। मैं आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए कमरे में बैठे अपने शौहर का इंतजार करने लगी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने शौहर के दिल में जगह बना लूंगी। मगर जब अली आया तो वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी थी और इंतजार में थी कि वो मेरा घूंघट हटाएगा और मेरी तारीफ करेगा। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा और उसे देखकर मुझे झटका लगा था क्योंकि वो तो मेरे बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं हैरान रह गई। मैंने झिझक कर अपने शौहर को आवाज लगाई तो वो मेरी आवाज पर चौंका लेकिन बोला कुछ नहीं था और आराम से आकर बेड पर सो गया। उसकी ऐसी हरकत की वजह से मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, सजना सवरना छोड़ दिया था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफें की गई थी और मुझे कहा गया था कि तुम अब तैयार क्यों नहीं होती हो, तुम जैसे हुस्न की मूरत पर लापरवाही नहीं जचती। मैं वो मैसेज देखकर चौंक गई थी क्योंकि वो जो कोई भी था लफ्जों से खेलना और जादू करना अच्छे तरीके से जानता था, मगर वो था कौन? इस घर में मेरे और अली के अलावा कोई नहीं था। फिर कौन था जो मुझे हर वक्त अपनी नजर के घेरे में रखता था और मेरी एक एक हरकत पर उसकी नजर थी। मैंने इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी, मगर मेरे नजरअंदाज करने के बावजूद वो मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक दिन मुझे उस नंबर से मैसेज आया कि तुम ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत हसीन लगती हो और इस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी भी की गई थी और मुझे ब्लैक कलर के कपड़े पहनने की मिन्नतें की गई थी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी अलमारी खोली और ब्लैक रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी, अपने बाल बनाए, हल्का फुल्का मेकअप किया तो मेरे हुस्न को चार चांद लगे थे। मैंने उस नंबर पर मैसेज किया और कहा कि मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है, मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे कैसे देखोगे। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर इस इंसान पर इतना पड़ेगा कि वो दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आ पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान निकाबपोश आदमी को देखकर घबरा गई थी। वो जवान लड़का था जिसकी रंगत साफ सुथरी थी और निकाह में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाजा हुआ कि वो जो कोई भी था खुद भी बड़ा प्यारा था और साथ ही साथ बहादुर भी था। जो मुझसे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी मगर मैं ऐसा कर नहीं पाई और उसे अपने कमरे में बिठा लिया। वो अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं था मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। वो खुलकर मेरी तारीफें करता रहा। मुझे इसका साथ अच्छा लगने लगा था और उसके बाद तो ये जैसे एक रूटीन ही बन गई थी। वो लड़का दिन रात मुझसे फोन पर बात करता और जब मेरा शौहर काम पर चला जाता वो मेरे घर चला आता था। वो मुझे बेपनाह मोहब्बत करने लगा था और मैं भी उसकी तारीफ और जादू भरी बातों में डूब चुकी थी। लेकिन मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। हालांकि वो लड़का मेरे करीब आना चाहता था लेकिन मैं उससे हमेशा दूर दूर रहती थी। एक रात जब अली बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया था तो वो लड़का रात को मेरे कमरे में आया था और आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। कहने लगा, माहम अब तुम्हारे बिना नहीं रहा चाहता, आज वो सब कुछ हो जाने दो जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूँ और तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो। लेकिन मैंने उस लड़के को खुद से दूर धक्का दे दिया था। मैंने कहा था ये सब गलत है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने शौहर से भले ही मोहब्बत नहीं करती लेकिन मैं उसे धोखा भी नहीं दे सकती। इस लड़के की हरकत पर मुझे गुस्सा भी आ गया था और मैं गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कह दिया था। मेरा गुस्सा देखकर वो डर गया और मुझसे माफी मांगने लगा। कहने लगा, आज के बाद मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं भी तो उसकी मोहब्बत में डूबी हुई थी। मैंने भी फौरन उसे माफ कर दिया था लेकिन इस शर्त पर कि वो कभी मुझे छुएगा नहीं। इसके बाद वो लड़का आराम से मेरे कमरे में आता, कुछ देर तक हम बातें करते और वो चला जाता। वो लड़का कहता था, माहम जब तक तुमसे बात ना करूं मेरा दिल बेचैन रहता है, तुम मुझसे नाराज मत हुआ करो। उसके जादू भरी बातों में मेरा दिल भी पिघलने लगता था और अब तो मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना कम कर दिया था। मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे अंदर से टोकता था ये ठीक नहीं है, मगर मैं अपने ज़मीर को सुला देती थी। मैं अपने मन में सोचती कि मेरी माँ ने भी मेरे साथ धोखा किया है। एक अंधे आदमी से मेरी शादी करवाकर मैं अपने शौहर को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अब अपने शौहर की आम सी शक्ल व सूरत और अंधेपन से अब हर वक्त शिकायत रहने लगी थी। मुझे अपने शौहर की संगत अब बर्दाश्त नहीं होती थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती थी। ये बात मुझे बुरी तरह रुलाने लगती थी। मुझे जिससे
मोहब्बत हुई थी वो कोई और था, और जो मेरा शौहर था, जो मुझ पर हक रखता था, मुझे उससे नफरत थी। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी थी। मेरी माँ ने भी मेरे अंदर ये बदलाव महसूस किए थे। वो मुझे हर वक्त समझाने लगती थी, वो मुझे मेरे शौहर की मासूमियत दिखाती और मुझे एहसास दिलाती थी कि इस इंसान ने हम पर एहसान किया है। जब हम दोनों माँ बेटी बहुत बुरी हालत में थे, इसने ना सिर्फ हमें अपनाया बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें एक बेहतरीन जिंदगी भी दी है। अपनी माँ के समझाने पर मैं और उलझ जाती। अब मैं अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती थी, उसके साथ वफादार रहना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वैसा मेरे शौहर बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो निकाब पोश लड़का था। वही था जो मेरा हुस्न देख सकता था। मुझे अपनी इस गलती का एहसास होता था। मेरे दिलो दिमाग की जंग में मैं धीरे धीरे दिमागी मरीज बनती जा रही थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी, क्या मैं इस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने ये बात उससे की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हमने तुम्हारे शौहर को बेवकूफ बनाया है तो फिर तुम्हारी माँ को भी खबर नहीं होगी। मुझे डर था कि मेरी माँ सच तक पहुंच ना जाए। जब मेरा शौहर बाहर जाता है, वो लड़का छुपकर खिड़की के रास्ते से मेरे कमरे में आता था। उसकी हरकतों पर मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया था, मगर पूछने पर जब मैंने साफ मना कर दिया तो वो और भी शक में पड़ गई थी। मगर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे बुरा भला कहा कि इसकी वजह से मैं सबकी नजरों में गिरती जा रही हूँ। वो लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया, और पीछे मैं उसकी यादों में तड़पने लगी थी। मुझे समझने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी मोहब्बत का जहर मेरे दिलो दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सर दर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने शौहर की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि वहाँ सारा सामान वही था जो वो निकाब वाला लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे शौहर ने उससे मरवा दिया है। मैं तड़प तड़प कर रोई थी और अपने शौहर से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी। मैंने उस दिन अली से साफ कह दिया कि मुझे उससे मोहब्बत है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दे दो। मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई थी कि अली ने उस लड़के को जान से मरवा दिया है, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा साबित हुई थी। मैं पागलों की तरह चीखती चलाती रही थी और मेरी ये हालत देखकर अली मुझे संभालने लगा, और तब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था। मैं अपना हुलिया बदलकर तुम्हारे साथ रह रहा था और अपने असल रूप में छुपकर तुमसे मिलने आता था। इतना बताकर मेरी बेटी रोने लगी थी और मैं अपने दामाद को देख रही थी जो वाकई बहुत ही खूबसूरत लड़का था। वो शर्मिंदगी से बोला कि मैं वाकई महाम से मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे शरारती दोस्तों ने मुझे अपनी बीवी को आजमाने का मशवरा दिया था। तब मैंने अपनी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर अंधा बनकर महाम से शादी की थी, लेकिन मैं अपनी इस ड्रामे में कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। मैंने उस वक्त महाम का दिल बहुत दुखाया था। महाम भी रो रही थी। महाम कहने लगी, ये झूठा और मकार है, इसने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं इसकी मोहब्बत में उस रात बहक जाती और वो सब कुछ कर जाती जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तब तो ये मुझे छोड़कर ही चला जाता, क्योंकि मैं उसकी आजमाइश की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती। ये मुझे बदकिरदार कहकर छोड़कर चला जाता, तब मैं क्या करती। ऐसा कहकर माम रोने लगी थी। अली ने माहम के आंसू साफ किए और कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई है जो मैंने तुम्हें इतने बड़े इम्तिहान में डाला। अली का ये रूप देखकर माहम तड़प उठी थी और उसके सीने से लग गई और तड़प तड़प कर रो पड़ी। वो कहने लगी, अली तुमने मुझे बहुत सिताया है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं बहुत तड़पी हूँ। वो मेरी बेटी से माफी मांगने लगा। फिर मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उससे माफ कर दिया। माहम अभी अली के सीने से लगी खड़ी थी। मुझे वहाँ और खड़ा होना सही नहीं लगा और मैं उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने घर वापस आ गई, और आज वो दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।